जोग्राफिकल, लेख का नाम क्या था? द जोग्राफिकल पीवट ऑफ हिस्ट्री, पीवट ऑफ हिस्ट्री। इस लेख में इसने हार्टलैंड यानी हार्टलैंड या हृदय स्थल की व्याख्या की थी। अब यहां से सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि मैकिंडर ने इस थ्योरी का प्रतिपादन सबसे पहले कब किया था। तो एक सोसाइटी थी, जैसे आप किसी पब्लिकेशन से बुक निकालते हो तो उसका नाम था रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी। 1903 और 4 में इसने एक पेपर लिखा, द ज्योग्राफिकल पीवट ऑफ हिस्ट्री। उस द ज्योग्राफिकल पीवट ऑफ हिस्ट्री में इसने हार्टलैंड या हृदय स्थल जो सिद्धांत है उसकी इसने क्या की थी? परिकल्पना की थी। अब ये क्या कहता है कि उसके बाद इसने इस सिद्धांत की परिकल्पना की और इसने कहा कि आर्कटिक प्रवाह प्रदेश है जो शक्ति का प्राकृतिक आधार है। यानी आर्कटिक प्रवाह प्रदेश, आर्कटिक प्रवाह प्रदेश का अर्थ है कि एक ऐसा स्थलखंड है जो आर्कटिक सागर की ओर प्रवाहित हो रहा है। तो आर्कटिक सागर की ओर कौन प्रवाहित हो रहा है? हार्टलैंड। तो इसने कहा कि आर्कटिक प्रवाह प्रदेश है जो शक्ति का प्राकृतिक आधार है, यानी सबसे बड़ा पावर वही बनेगा और उसे हम क्या कह सकते हैं? सामरिक धुरी मान सकते हैं। तो ये इस हार्टलैंड को क्या, इस हार्टलैंड के लिए इसने क्या व्याख्या की कि आर्कटिक प्रवाह प्रदेश है। क्या नाम है इसका? आर्कटिक प्रवाह प्रदेश है। प्रदेश है जो विश्व शक्ति का आधार केंद्र है। अब इसने यहां तक हार्टलैंड की बात नहीं की थी, इसने कहा कि विश्व शक्ति का आधार केंद्र है जिसे हम बेसिकली सामरिक धुरी मान सकते हैं, स्ट्रेटजिकल सेंटर मान सकते हैं। सामरिक धुरी यानी स्ट्रेटजिकल सेंटर मान सकते हैं कि विश्व के जितने भी स्थलखंड हैं उसका स्ट्रेटजिकल सेंटर ये क्या है? हार्टलैंड है। ये किसने बात बोली थी? ये मैकिंडर ने कही थी। मैकिंडर ने इस थ्योरी का प्रतिपादन एक प्रमुख आपके पब्लिकेशन था 1903-4 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी से इसने एक पेपर लिखा, द ज्योग्राफिकल पीवट ऑफ हिस्ट्री। उसमें इसने हार्टलैंड या हृदय स्थल की व्याख्या की थी, लेकिन व्याख्या केवल इसने सामरिक धुरी के बारे में बात कही थी। किसकी बात कही थी? सामरिक धुरी के बारे में इसने बात कही थी। बाद में जाके जब सेकंड वर्ल्ड यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था तो उसके बाद इसने सामरिक धुरी को क्या माना था? हार्टलैंड माना था। यानी जिस कंट्री का शासन इस हार्टलैंड पर होगा वो ही वैश्विक शक्ति बनेगा। तो इसने विश्वद्वीप माना है हार्टलैंड को। क्या माना है? विश्वद्वीप। विश्वद्वीप जिसे वर्ड आइसलैंड कह सकते हैं। वर्ड आइसलैंड को इसने जब इसने अपनी थ्योरी का प्रतिपादन किया था 1904 में तो इसे इसने नाम दिया था सामरिक धुरी। क्या नाम दिया था? सामरिक धुरी। लेकिन इसी के शासनकाल में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था। इसके समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के मध्य चला। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1919 में इसने इस सामरिक धुरी को नाम दिया सामरिक धुरी, जो यानी हार्ट जो सेंटर वो है, इसको नाम दिया इसने हृदय स्थल या हार्टलैंड। क्या नाम दिया था? हृदय स्थल या हार्टलैंड इसने इसको नाम दिया था। अब याद रखना कि इस क्षेत्र को इसने
वर्ड आइसलैंड क्यों कहा? क्योंकि मैकिंडर अपनी इस पेपर में बताते हैं, द ज्योग्राफिकल पीवट ऑफ हिस्ट्री, इस पेपर में ये कहते हैं कि इस क्षेत्र, ये जो टोटली क्षेत्र है, ये पूरे विश्व का 2/3 क्षेत्रफल रखता है। कितना? 2/3 क्षेत्रफल रखता है। और इस पूरे क्षेत्र में, ये पूरा क्षेत्र इसने बताया, स्थलीय भाग, ये पूरे क्षेत्र में 7/8 भाग जनसंख्या निवास करती है। तो मैकिंडर कहते हैं कि सामरिक धुरी क्षेत्र में, लिखिएगा, सामरिक धुरी प्रदेश विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2/3 भाग रखता है। यानी टोटली वर्ल्ड का 100% एरिया है, तो उसमें से इस एरिया के पास, सामरिक धुरी के पास 100 का 2/3 निकालोगे तो 66% भाग है। तथा, आगे लिखिएगा, तथा सामरिक धुरी प्रदेश विश्व की कुल जनसंख्या का 7/8 भाग रखता है। यानी इस क्षेत्र में वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से 7/8 भाग इसी क्षेत्र में निवास करता है। तो यहां पर 4 से काटोगे तो 4, ये 2 बार कट गया, और 4 से इधर काटोगे तो ये 25 बार, वो 25 बार कट गया। अब यहां पर 75 7/8 भाग रखता है जनसंख्या का। कितना? 7/8 भाग। तो यहां पर जब आप 75 को 100 इससे इंटू करोगे तो 25 अंता 175, और 175/2 करोगे तो ये आ जाएगा लगभग आपका 82% पॉपुलेशन यहां रहती है। और इसीलिए इसने जो सामरिक धुरी क्षेत्र है, इसको इसने वर्ल्ड पावर माना था। किसने? मैकिंडर ने। मैकिंडर ने कहा कि यही विश्व का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र बनेगा। क्या बनेगा? शक्ति केंद्र बनेगा। इसने इस बात को बोला था। अब इसके चारों ओर सुरक्षा दीवार की भांति कार्य कर रहा है। इसमें केवल एक ही एंट्री मार्ग है, ये आप सभी को पता, मैंने अभी आपको बताया है, जिसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब इसने बताया कि अर्धचंद्राकार पेटी है, जिसे उपांत अर्धचंद्राकार क्षेत्र कहेंगे। यानी मैकिंडर ने अपने सिद्धांत में बताया कि हार्टलैंड या सामरिक धुरी क्षेत्र के चारों ओर अर्धचंद्राकार उपांत क्षेत्र पेटी है। यानी इसने बोला कि जो हार्टलैंड या सामरिक धुरी प्रदेश है, इसके चारों ओर एक अर्धचंद्राकार उपांत पेटी है। इस उपांत पेटी पर, इस अर्धचंद्राकार उपांत पेटी पर सामुद्रिक प्रभाव देखा जाता है। क्या देखा जाता है? सामुद्रिक प्रभाव देखा जाता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये सामुद्रिक प्रभाव कैसे देखा जाएगा?
तो वो मैं आपके दिमाग का क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं। आप इधर एक छोटा सा इमेज देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत ही छोटा सा मैप बनाएंगे जिसके माध्यम से आप चीजों को बहुत अच्छे से इंटरकनेक्ट कर सकते हो। ये इमेज देखिएगा, इसने इस इमेज के बारे में बोला था। इसने बताया कि ये जो क्षेत्र है, ये वाला इतना जो क्षेत्र है, यानी इसने बोला कि ये वाला जो क्षेत्र है, इसके बारे में इसने बताया था कि ये वाला जो क्षेत्र है ये तो हार्टलैंड है, लेकिन हार्टलैंड के दक्षिण में अर्धचंद्राकार उपांत पेटी है। यानी ये क्लियरली बात करना चाह रहा था कि इधर की तरफ तो आपका एक पर्वतीय भाग हो गया, इसके नीचे कैस्पियन सागर हो गया, और कैस्पियन सागर के बाद यहां पर ये पूरा आपका क्षेत्र हो गया। अब इसके नीचे वाला जो भाग है ये पूरी उपांत पेटी है, जो सागरीय भाग से यानी सागरीय भाग से प्रभावित है, क्योंकि इधर आपका इंडियन ओशियन है और इधर की तरफ आपका पैसिफिक ओशियन है। यानी ये वाला जो क्षेत्र है जो सागर से टच कर रहा है, ये पूरा क्षेत्र किससे प्रभावित है, आपके क्लियरली समझ आ गया होगा, सागरीय भाग से प्रभावित है। बोले क्यों भाई, सागरीय भाग से क्यों प्रभावित है? तो इसने बताया कि यहां से कुछ नदियों का उद्गम हो रहा है और ये नदियां इस सागर से इस उपांत पेटी को कनेक्ट कर रही हैं, इस सागर से इस उपांत पेटी को कनेक्ट कर रही हैं। यानी इस क्षेत्र पर सागरीय प्रभाव है। अब बाद में जाके इस क्षेत्र को पर्टिकुलर नाम दे दिया किसने, स्पाइकमैन ने, हार्टलैंड, वो सॉरी रिमलैंड। यानी स्पाइकमैन ने इस क्षेत्र को क्या नाम दिया, यानी रिमलैंड इसको नाम दिया था। किसने दिया था? स्पाइकमैन ने। स्पाइक जो मैन था इसने इस क्षेत्र को रिमलैंड कहा, लेकिन मैकिंडर इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? मैकिंडर इस क्षेत्र को कहते हैं अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार उपांत पेटी। और अर्धचंद्राकार उपांत पेटी में ये बताते हैं कि अरेबियन देश, भारत प्रायद्वीप, चीन और साइबेरिया का तटीय भाग। यानी मैकिंडर ने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि ये जो उपांत पेटी है, इस पेटी में अरेबियन देश आएंगे, भारत प्रायद्वीप आ जाएगा, चाइना और साइबेरिया का तटीय भाग, ये पूरी उपांत पेटी का भाग है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हार्टलैंड है। मैकिंडर ने बताया कि भैया ये क्या है, ये आपका हार्टलैंड है। अब ये कहते हैं कि इस हार्टलैंड, जिस भी शासन तंत्र का अधिकार इस हार्टलैंड पर होगा वही वर्ल्ड पावर बनेगा, वही क्या बनेगा, वर्ल्ड पावर। अब ये कहते हैं कि इसके नॉर्थ में ये पर्वतीय भाग है, ये कौन सा है, ये पर्वतीय भाग मानते हैं भाई, ये तो है पर्वतीय भाग और इस पर्वत का नाम है यूराल, और ये है सागरीय भाग, इसका नाम है कैस्पियन। तो ये तो आपका कैस्पियन ओशियन हो गया, ओसी हो गया, और ये आपका यूराल माउंटेन हो गया। इसके बीच में ये पूर्वी यूरोप का भाग है, ये कौन सा है, ये आपका इधर से लॉक कर दोगे तो यहां पर ये आपका पूरा पूर्वी यूरोप हो गया, तो इसे पूर्वी यूरोप कहते हैं। यानी पश्चिमी यूरोप से पूर्वी यूरोप अलग है और इसमें केवल एंट्री का एक ही मार्ग है, ये पूर्वी यूरोप, और इस हार्टलैंड के बीच में एक घास श्रृंखला है, यानी एक ग्रास लैंड है, और एक ग्रास लैंड है जिसे स्टेपी घास का मैदान कहते हैं। तो इसने बताया कि ये स्टेपी घास का मैदान है।
तो स्टेपी घास का मैदान इसका एकमात्र प्रवेश मार्ग है, एकमात्र प्रवेश मार्ग है। और एकमात्र प्रवेश मार्ग किसका है? आपके हार्टलैंड का। किसका है? हार्टलैंड का। यानी हार्टलैंड में यदि आप एंट्री करना चाहते हो तो केवल इसी प्रवेश मार्ग से आप एंट्री कर सकते हो। चलो करो नोट भाई, फिर आगे चलेंगे। आगे देखो, आगे बताते हैं मैकिंडर कि भाई एक थर्ड पेटी और है जिसे आउटर क्रेसेंट एरिया कहेंगे, यानी बाहरी अर्धचंद्र क्षेत्र कहेंगे। एक थर्ड पेटी के बारे में और डिस्कस किया है मैकिंडर ने कि तीसरी पेटी है जिसे बाहरी अर्ध चंद्र प्रदेश कहेंगे। इसे बाहरी अर्धचंद्र प्रदेश कहा गया है, या इसे द्वीपीय अर्धचंद्र प्रदेश कहेंगे। या इसका दूसरा नाम क्या होगा? द्वीपीय अर्ध चंद्र प्रदेश कहेंगे। यानी इसने एक तीसरी पेटी के बारे में भी बताया है। ये जो आपका बाहरी अर्धचंद्र प्रदेश या द्वीपीय अर्धचंद्र प्रदेश है, इसे बेसिकली आउटर क्रेसेंट रीजन कहेंगे। इंग्लिश में इसका एक टर्म्स है आउटर क्रेसेंट आपका रीजन। आउटर क्रेसेंट रीजन में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे और मैकिंडर ने कौन कौन से क्षेत्रों की परिकल्पना की है? तो मैकिंडर ये कहते हैं कि आप क्लियरली समझिएगा, मैकिंडर ने बताया कि इस तरीके से एक क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में कुछ ऐसा आपको एक वो दिखेगा, अब ये यहां पर बताते हैं कि इस क्षेत्र में यहां पर एक द्वीपीय क्षेत्र है जिसका नाम है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन भी इसी का ही भाग होगा। ब्रिटेन भी किसका भाग होगा? इसी का ही भाग होगा। ये किसने बताया? मैकिंडर ने। मैकिंडर ये कहते हैं कि इधर की तरफ आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका वाला क्षेत्र है। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। तो कहते हैं कि नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और सहारा तक का क्षेत्र इसका भाग है। और सहारा से नीचे यानी सहारा के बाद अफ्रीका, यूरेशिया से अलग। और इधर की तरफ इसने एक द्वीपीय क्षेत्र की बात की है जो जापान का द्वीप है, जापान क्षेत्र। यानी इसने अपनी थ्योरी में बताया कि जापान का क्षेत्र, ब्रिटेन का क्षेत्र, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का क्षेत्र और सहारा के बाद का अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्र, यानी जहां जहां मैंने कलर किया है ये सब बाहरी अर्धचंद्राकार प्रदेश या द्वीपीय अर्ध आपका चंद्र प्रदेश आएंगे, यानी द्वीपीय अर्धचंद्र प्रदेश हैं ये। और ये सब किसके भाग हैं?
बाहरी अर्धचंद्र प्रदेश के भाग हैं। उत्तरी अमेरिका भी इसी का ही भाग है, दक्षिणी अमेरिका भी इसी का ही भाग है, ब्रिटेन और सहारा के बाद अफ्रीका महाद्वीप के देश और जापान, ये सभी इसी का भाग है। अब मेरी बात को समझ गए होंगे। चलो इसको बनाओ। अब यहां तक इसने ये परिकल्पित किया और बताया कि ये क्षेत्र इसका भाग है, यानी ये यूरेशिया से टच नहीं है, तो इसे यूरेशिया हम मानेंगे नहीं। और मेन इसकी थ्योरी यूरेशिया से संबंधित थी, और इसने बताया था कि जिसका अधिकार यूरेशिया के सेंटर पार्ट पर होगा वही वर्ल्ड पावर बनेगा। मैकेंडर ने इस बात को बोला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसने अपनी थ्योरी में संशोधन किया। लिखना, सेकेंड यानी सेकेंड जब वर्ल्ड वॉर हो चुका था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सिद्धांत में इसने संशोधन किया था। इसने सिद्धांत में संशोधन किया था मैकिंडर ने। अब मेन बात यह है कि सर मैकिंडर ने संशोधन किस में किया, तो इसने एक वो लिखा था पेपर, द राउंड वर्ड एंड द विनिंग ऑफ द पीस। इस पेपर का नाम था द राउंड वर्ड ऑफ द, यानी इसने पेपर लिखा था द राउंड वर्ड ऑफ द विनिंग ऑफ द पीस, विनिंग ऑफ द पीस। अब ये कौन सी पीस की बात करना चाह रहा था, यानी स्थल खंड की तो बात करना चाह रहा था, लेकिन ये कौन से स्थल खंड की बात करना चाह रहा था, और इसका प्रकाशन इसने कौन सी पत्रिका में किया, तो फॉरेन अफेयर्स नामक एक पत्रिका थी। इस पेपर का जो प्रकाशन हुआ फॉरेन अफेयर्स पत्रिका में किया था, यानी फॉरेन अफेयर्स नाम से एक पत्रिका थी, उस पत्रिका में इसने इसका प्रकाशन किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने वाला था, उसी समय इसने ये प्रकाशन किया था 1943 से 44 के मध्य, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपनी समाप्ति पर था, और समाप्ति के समय इसने अपने सिद्धांत में संशोधन किया था। और संशोधन करके इसने बताया कि हार्टलैंड के साथ एक मिडलैंड भी है। क्या बोला कि हार्टलैंड के साथ भैया एक मिडलैंड भी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मिडलैंड कौन सा पार्ट है, और इसने ये बताया कि हार्टलैंड के साथ मिडलैंड पर जिसका अधिकार होगा, यानी हार्टलैंड भी पावर होगी और मिडलैंड भी पावर होगी, यानी वर्ल्ड के अंदर दो पावर होंगी। आज हमें ये दोनों पावर दिखाई देती हैं, एक रसिया है और एक अमेरिका है। यानी अमेरिका के बारे में इसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बोला कि अमेरिका भी एक वर्ल्ड पावर बन सकती है पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। किसने? मैकिंडर ने। मैकिंडर ने बोला कि भैया हार्टलैंड के साथ एक मिडलैंड होगा, और मिडलैंड पर भी जिसका अधिकार होगा वो वर्ल्ड पावर बनेगा, यानी हार्टलैंड पर जिसका अधिकार होगा वो वर्ल्ड पावर है, लेकिन उस वर्ल्ड पावर को बैलेंस करने के लिए एक दूसरी वर्ल्ड पावर बनेगी, और ये दोनों बैलेंस के रूप में रहेगा दोनों का क्षेत्र। अब देखो मैकिंडर क्या बताना चाह रहे हैं, तो वो देखिएगा, समझिएगा थोड़ा। मैकिंडर ने अपनी थ्योरी में कहा कि देखो भैया इस प्रकार का एक क्षेत्र होगा,
जिस भी कंट्री का इस क्षेत्र पर अधिकार होगा वही वर्ल्ड पावर बनेगा। यानी जिस भी कंट्री का इस क्षेत्र पर अधिकार होगा वही वर्ल्ड पावर बनेगा। अब मैकिंडर ने तो अपनी बातें बोल दी, मैकिंडर को बोलने में क्या जा रहा था? काफी बार बोलने वाले बोल देते हैं ना, समस्या तो बाद में आती है ना। अब इतना ज्यादा देखो चित्रों का कोई लेना देना है नहीं आपके, वैसे बना देता हूं, समझा देता हूं। इधर के इस क्षेत्र की इसने बात कही थी। अब ये कहते कि इधर की तरफ एक वर्ल्ड पावर और है। यानी जब इसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बाद में, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपनी समाप्ति पर था और समाप्ति के समय इसने बोला कि ये एक क्षेत्र है। अब ये कहना चाह रहा था कि ये तो आपका हार्टलैंड है भाई, ये तो पूरा, ये यहां से लेकर और यहां तक ये जो क्षेत्र है ये तो पूरा आपका क्या है? हार्टलैंड है। ये तो हार्टलैंड हो गया। और आपको पता है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद तो रसिया ही रह गया, तो हार्टलैंड पर अधिकार किसका है? रूस का। उस समय अधिकार किसका था? सोवियत संघ का। तो इस क्षेत्र पर तो अधिकार किसका हो गया? सोवियत संघ का। अब किसका है? रूस का। यानी इसने बोला कि हार्टलैंड पर जिसका अधिकार होगा वही वर्ल्ड पावर बनेगा, तो इस बात को तो एकदम सहमत हो गए हम। अब क्या कहता है? ये कहना चाह रहा है कि इधर ये जो पश्चिमी जो ये देश हैं, यानी पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं, ये मिडलैंड के साथ नहीं मिलेंगे। बोले ये किसके साथ मिलेंगे? बोले इससे मिलके, और ये उत्तरी अटलांटिक, ये कौन है? उत्तरी अटलांटिक। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है। और आगे बताता है कि जो यूएसए वाला पार्ट है, इस यूएसए का जो ये वाला भाग है, पूर्वी वाला भाग, यानी इस पूरे क्षेत्र से मिलके और एक नया क्षेत्र निर्मित होगा। इसने बताया कि इस पूरे क्षेत्र से मिलके और एक नया क्षेत्र निर्मित होगा, उसे हम मिडलैंड कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम मिडलैंड कहेंगे। यानी इसने अपने सिद्धांत पे परिकल्पित किया कि इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम मिडलैंड कहेंगे। यानी ये जो क्षेत्र रहेगा ये मिडलैंड है, तो इसे हमने मिडलैंड बना दिया। ये पूरा क्षेत्र क्या है? मिडलैंड। अब इसने बोला कि मिडलैंड भी वैश्विक शक्ति होगा। मैकेंडर कहते हैं कि मिडलैंड भी वैश्विक शक्ति बनेगा, वर्ल्ड पावर बनेगा, और इधर सोवियत संघ भी वैश्विक शक्ति बनेगा। और जब दोनों तराजू के अंदर माल मीटर समान है तो ये दोनों संतुलन का कार्य करेगा। यानी जो हार्टलैंड है, उस हार्टलैंड के अंदर, हार्टलैंड पर सोवियत संघ का अधिकार होगा, तो ये वर्ल्ड पावर है। लेकिन इस वर्ल्ड पावर को बैलेंस करने का कार्य मिडलैंड करेगा। और मिडलैंड में बाद में जाके जो उभर के आया वो यूएसए उभर के आया। तो आज वर्तमान में हमें दो वैश्विक शक्तियां दिखाई देती हैं, एक हार्टलैंड के रूप में है और एक मिडलैंड के रूप में है। क्योंकि इस मिडलैंड में पर्याप्त आपके संसाधन हैं, इसलिए मिडलैंड की भूमिका बढ़ जाती है। अब यहां पर इसके सिद्धांत की मेन आलोचनाएं क्या रही? आप किसी भी स्तर के क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखना, तब आपको पता लगेगा मैंने आपको क्या पढ़ाया है। आलोचनाएं, क्रिटिक्स, यानी जब कोई बात बोल रहे हो तो उसके खिलाफ भाई कुछ तो लोग ऐसे मिलेंगे ना जो उसकी आलोचना करेंगे। तो इस सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण क्रिटिक्स क्या हैं जो आपको वैश्विक पटल पर दिखाई देती है कि सर ये महत्वपूर्ण क्रिटिक्स हैं? तो पहली बात तो ये है कि इसने बोला, इस सिद्धांत की सबसे बड़ी जो कमी बताई जाती है वो ये है कि इसने केवल स्थलीय भाग की बात कही थी। बाकी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्थल और जल दोनों पर ही समान है।
यानी यहां पर मिश्रित एक आपका मिक्स्ड कॉन्फ्लिक्ट है, और इसने यहां पर स्थल और सामुद्रिक शक्ति का संघर्ष नहीं था। इसने ये बात बोली कि स्थल और सामुद्रिक शक्ति का संघर्ष नहीं था। बाकी वर्तमान में अगर देखें तो हमें यहां पर मिक्स्ड कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। दूसरी बात इसने कही थी कि हार्टलैंड संसाधनों से संपन्न है। अब इसकी इस बात को हम ठीक तो मान लें, हार्टलैंड संसाधनों से संपन्न है, लेकिन वास्तविकता में कुछ ऐसा नहीं है। तो पहली इसके सिद्धांत का सबसे बड़ा जो क्रिटिक्स निकल के आता है, हार्टलैंड संसाधनों से संपन्न है, लेकिन वास्तविक रूप में नहीं है। इसने स्थल परिवहन को महत्वपूर्ण माना था, लेकिन बाद के समय में सामुद्रिक एवं वायु परिवहन की भूमिका पृथक दिखाई देती है। यानी अगर मान लो कि आपका स्थल परिवहन यानी आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन और रेल ट्रांसपोर्टेशन ये महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और आज वर्तमान में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मिश्रित संघर्ष है, स्थल और जल दोनों का संघर्ष है। आज स्थल एवं जल का मिश्रित संघर्ष दिखाई देता है। जिसकी इसने महत्वपूर्ण रूप से अवहेलना की थी। ये मेरीन पार्ट, कोस्टल पार्ट को महत्वपूर्ण नहीं मानता था। और आज के समय में आपको पता है कि आज का जो वर्ल्ड वॉर है वो वर्ल्ड पावर, साइबर और डिजिटल पावर है। इसने साइबर एवं डिजिटल तकनीकी का उल्लेख नहीं किया था। यानी आज वर्तमान में अगर आप जोड़ के देखोगे तो इसकी बहुत सारी आपको आलोचनाएं मिलेंगी, क्रिटिक्स मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण इसके क्रिटिक्स हैं इसकी थ्योरी की। चलिए कर लीजिए नोट। अगली आपकी महत्वपूर्ण थ्योरी है जिसके बारे में आप लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इसे महत्वपूर्ण माना जाता है, रिमलैंड का सिद्धांत।
करिएगा नोट। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रिमलैंड का जो सिद्धांत आया, इसके प्रतिपादक कौन हैं और ये कहाँ के थे और इनका समय क्या रहा है। इनका पूरा नाम है प्रतिपादक जिनका नाम है निकोलस जे स्पाइकमैन। निकोलस जे स्पाइकमैन ने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया था। सर इसका जन्म कब हुआ? निकोलस जे स्पाइकमैन का जन्म हुआ था 1893 में और 1943 में इसकी डेथ हो गई थी। याद रखना कि स्पाइकमैन की थ्योरी का जो पब्लिकेशन किया गया, पब्लिश किया गया, ये इसकी डेथ के बाद किया गया था। निकोलस जे स्पाइकमैन, इन्होंने इस थ्योरी का प्रतिपादन कब किया था? तो इस थ्योरी का सिद्धांत का प्रतिपादन अब इसमें दो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। सिद्धांत का प्रतिपादन तो इन्होंने 1942 में किया था। कब किया था? 1942 में जो इनका सिद्धांत था। और इनकी थ्योरी का जो प्रकाशन हुआ, सिद्धांत का जो प्रकाशन हुआ, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में इसको गलत करके आते हैं। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन तो 1942 में कर दिया था, लेकिन वैश्विक पटल पर इसको पब्लिश किया गया था। सिद्धांत का प्रकाशन, ये प्रकाशन हुआ था इसका 1944 में, यानी 1944 में। रिमलैंड जो आपका थ्योरी है, इसके प्रतिपादक है निकोलस जे स्पाइकमैन। निकोलस जे स्पाइकमैन का समय रहा है 1893 से 1943 के मध्य में। इस थ्योरी का इन्होंने प्रतिपादन 1942 में किया और इस थ्योरी का जो पब्लिकेशन किया गया वो 1944 में किया गया। निकोलस जे स्पाइकमैन कहाँ के थे? तो ये डियर अमेरिका के थे, और महान भी कहाँ के? अमेरिका के। इन्होंने जो ये थ्योरी दी थी, इस थ्योरी के बारे में कुछ बातें आपको याद रखनी है कि इस थ्योरी में इन्होंने स्थल प्लस जलीय भाग की परिकल्पना दी थी। यानी इसने बोला कि ऐसा एक भाग जहां पर स्थलीय भाग भी हो और जलीय भाग भी हो, यानी उन दोनों क्षेत्रों से मिलकर हो। तो इन्होंने कहा कि जिस भी देश का शासन, यानी जिस भी शासन तंत्र का अधिकार इस तटीय भाग पर होगा, वो ही वैश्विक शक्ति बनेगा। यानी तटीय भाग ही क्या बनेगा? वैश्विक शक्ति बनेगा, वर्ल्ड पावर बनेगा। यानी रिमलैंड क्षेत्र पर जिसका अधिकार होगा वो ही वर्ल्ड पावर बनेगा। अब इसके बारे में डिस्कस आपके साथ कल की क्लास में हम करेंगे, और है ना, इसका डिस्कस हम आपके साथ कल की क्लास में करेंगे। आप सभी जुड़े, बहुत अच्छा लगा। एप्लीकेशन के डेढ़ स्टूडेंट लगातार स्टडी कर रहे हैं, आपका कोर्स लगभग समाप्ति की ओर है। और जो भी स्टूडेंट लाइव बैच में जुड़ना चाहते हैं, आपके मित्रगण, साथीगण, दोस्तगण, उनको जरूर आप सजेस्ट कर सकते हो। नेट असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी और फर्स्ट ग्रेड में स्कूल लेक्चरर में आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।